So students, in the last class we have done introductory part of this chapter, that is chapter number 7, civilizing the native, educating the nation. In this chapter what we have saw, what were the different views by the other scholar of not only Indians, the scholar of British, European, what they think about the Indian education system. इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या सोचते थे और किस तरह से उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को इंडियन एजुकेशन से बेहतर बताया और एक प्रकार से उसको जबरदस्ती इम्पोज करने की कोशिश की इंडियंस के ऊपर, है ना। और अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू थे, अलग अलग लोगों के, जैसे कि हमने कुछ लोगों को पढ़ा, कुछ लोगों ने का व्यू था ओरिएंटलिज्म के बारे में कि हमको जो है व्हाट इज ओरिएंटलिज्म, ऐसा इट इज द ओरिएंटलिज्म इज द प्रोसेस इन विच यू शुड लर्न अबाउट द लैंग्वेज ऑफ एशियन लैंग्वेजेस, एशिया में जो भी लैंग्वेज बोली जाती है, जो कल्चर होता है, इसके बारे में जाना। तो ओरिएंटलिज्म का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। वहीं पे कुछ लोग थे ऐसे जो कि सपोर्ट करते थे, जो मानते थे कि जो इंडिया की जो स्टडी थी, एजुकेशन थी, वो बहुत अच्छी थी। तो उनमें से जैसे कि विलियम जोन्स थे और हेनरी थॉमस, इनका ऐसा मानना था कि एजुकेशन का जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम था वो पास्ट में बहुत ज्यादा ग्लोरी अचीव किया था और बहुत अच्छा है। वापस से हमें इसको इंडियंस को इंट्रोड्यूस ये वापस से पढ़ाना चाहिए ताकि वो कॉन्फिडेंट हो सके और अपने पास्ट की ग्लोरी को, अचीवमेंट को समझे और उस अनुसार काम करे। तो ऐसा इनका मानना था। वहीं पे कुछ ऐसे भी लोग भी थे जिनका ये मानना था, जैसे कि हो गया आपका जेम्स मिल, हो गया थॉमस बेबिंगटन मैकले, इन लोग का ये मानना था कि हमें इंडियंस को ये सब चीजें नहीं पढ़ानी चाहिए, पोएट्री और इससे कोई मतलब नहीं, हमें उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहिए ताकि वो कुछ नया सीख सके। हमको सिर्फ ये नहीं कि पोएट्री, ड्रामा और साहित्य उनका पढ़ाएं तो इससे वो प्लीज हो, खुश हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि ये चाहिए उन्हें नई चीज सिखाए, नई टेक्नोलॉजी सिखाए ताकि वो सीख सके, है ना, और वेस्टर्न एजुकेशन दे, इंग्लिश पढ़ाए, है ना। तो कुछ का तो ये भी मानना था, जैसे कि मैकले, थॉमस बेबिंगटन मैकले ने यहाँ तक कह दिया कि नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम कुड बी कंपेयर्ड टू व्हाट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस्ड। मतलब ईस्टर्न एजुकेशन जो भी है, जो मतलब इंडियन एजुकेशन या आसपास के लोग जो भी एजुकेशन है, मतलब ये बिल्कुल वेस्टर्न एजुकेशन से इसकी तुलना ही नहीं कर सकते। वेस्टर्न एजुकेशन इज फार सुपीरियर देन ईस्टर्न एजुकेशन और इंडियन एजुकेशन। तो चलिए हम चालू करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ट्रेड ऑफ ओरिएंटलिज्म। ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो दिया था इसका बेसिक, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। सो ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म, व्हाट इज ओरिएंटलिज्म? ओरिएंटलिज्म कल बताया था, टू स्टडी कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ एशिया। ठीक है ना। तो 1783 a person named William Jones arrived in Calcutta. कलकत्ता में एक पर्सन है जिसका नाम विलियम जोन्स था। He had an appointment as a junior judge. उनका अपॉइंटमेंट जूनियर जज पे हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंपनी had set up. In addition to being an expert, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे, लिंग्विस्टिक थे, ऑक्सफोर्ड न्यू फ्रेंच, इंग्लिश सब कुछ जानते तो के फ्रॉम अ फ्रेंड एंड ही हैड आल्सो लर्न पर्शियन, उनको पर्शियन भी आती थी। ठीक है। So at Calcutta he began spending many hours a day with Pandit who taught him with the subtleties of Sanskrit language। और वो क्या करते थे, उनका ये मानना था कि हम ये सब तो आता ही था, अब वो इंडिया की भी लैंग्वेज सीखना चाहते थे, संस्कृत सीखना चाहते थे, हिंदी सीखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो पंडित थे उनके साथ रहने लगे वो, और उनके साथ वो सीखने लगे संस्कृत लैंग्वेज, ग्रामर एंड पोएट्री। Soon he was studying ancient Indian text on law। तो जल्दी उन्होंने क्या इंडियन टेक्स्ट भी पढ़ना चालू कर दिया, लॉ पढ़ना चालू कर दिया, फिलोसफी चालू कर दिया। व्हाट इज फिलोसफी? रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, अर्थमेटिक, मेडिसिन एंड अदर साइंस। तो जो भी इंडिया की जो एजुकेशन था धीरे धीरे वो क्या करना चालू कर दिया, उसको पढ़ना चालू कर दिया।
तो जॉन ने क्या डिस्कवर किया, वो पढ़ने के बाद जॉन डिस्कवर दैट हिज इंटरेस्ट वर शेयर्ड बाय मेनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स लिविंग इन कलकत्ता एट द टाइम ऑफ इंग्लिशमैन लाइक हेनरी थॉमस कोलब्रुक। तो इन्हीं के जैसे और लोग भी थे जो मतलब इंटरेस्टेड थे, जैसे इनको इंटरेस्ट था इंडियन कल्चर पे, इंडियन स्टडीज, इंडियन एजुकेशन पे, ऐसे और लोग थे जैसे हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथनियल हेलहेड। तो ये भी काफी ज्यादा खासा इंटरेस्ट रखते थे इंडियन एजुकेशन के ऊपर। ओके, एंड आल्सो बिजी डिस्कवरिंग द एंशिएंट इंडियन हेरिटेज, मास्टरिंग द इंडियन लैंग्वेज, ट्रांसलेटिंग संस्कृत पर्शियन इनटू लैंग्वेज टुगेदर। अब इन्होंने क्या किया, ये तीनों ने मिल करके एक एशियाटिक सोसाइटी का निर्माण किया। दे फॉर्म अ एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो ये जो these 3 persons जो कि इंडियन लैंग्वेज, इंडियन एजुकेशन पे इंटरेस्ट रखते थे, उन्होंने एक नई सोसाइटी बनाई, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एंड स्टार्टेड अ जर्नल। और उस पे जर्नल उन्होंने लिखना चालू कर दिया। जर्नल क्या होता है, कोई भी लेख लिखना, है ना, सो पेपर पब्लिश करना, एंड कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चर्स। तो उन्होंने जो जर्नल्स पब्लिश की वो उनके नाम क्या थे, एशियाटिक रिसर्चर। मतलब इसके अंडर में ये जर्नल पब्लिश करते थे, एशियाटिक रिसर्चर्स। ठीक, तो Jones and Colebrook came to represent a particular attitude toward India. They shared a deep respect for the ancient culture. तो वो उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट था इंडियन कल्चर पे। जोन्स को और कोलब्रुक को बहुत ज्यादा, उनको क्या था, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे वो। अब वो एक दूसरे से आपस में बातें करते थे, मतलब उनके कन्वर्सेशन चलता था इंडियन कल्चर, क्योंकि दोनों इंटरेस्टेड थे। कुछ उनको पता होगा, कुछ उनको पता होगा, आपस में बैठे और डिस्कस करना चालू कर दिए। ठीक है, both of Indian West Indian civilization they felt had attained its glory। उन दोनों का ही मानना था, दोनों के समूचा मतलब ये बिलीफ था, टुगेदर की बिलीफ थी कि जो इंडिया हैड अटेन्ड इट्स ग्लोरी इन द एंशिएंट पास्ट। इंडिया की जो ग्लोरी थी पास्ट में बहुत ज्यादा थी। ग्लोरी क्या होती है, समृद्धि, ओके, दैट इज रिचनेस, मतलब उनको बहुत समृद्ध थे वे, दे वर वेरी गुड इन द पास्ट, बट हैड सब्सिक्वेंट डिक्लाइन। लेकिन इसके बाद उनमें एक डिक्लाइन हो गए। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया इट वाज नेसेसरी टू डिस्कवर द सेक्रेड एंड लीगल टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड इन एंशिएंट पीरियड। तो ये समझने के लिए ऐसा क्यों हुआ, ये जरूरी है कि उनके जो है पौराणिक जो भी धर्म है, जो किताबें हैं, उसको क्या किया जाए, पढ़ा जाए, लुक आफ्टर किया जाए, रीड आउट किया जाए। ठीक है, फॉर ओनली दोस टेक्स्ट कुड रिवील द रियल आइडियाज एंड लॉज ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम। तो यही चीज पढ़ने से उनको हिंदूज और मुस्लिम के सही मायनों में जो कानून है, नियम है, उसके बारे में उनको क्या पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा। ओके, ओनली अ न्यू स्टडी ऑफ दिस टेक्स्ट कुड फॉर्म द बेसिस ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इंडिया। और यही पढ़ने से वो क्या कर पाएंगे कि फ्यूचर में इंडिया का कैसा डेवलपमेंट हो, क्या तरीके से उनको डेवलप कर सकते हैं, तो उसके रास्ते निकाले जा सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, जोन्स और कोलब्रुक ने वेंट अबाउट डिस्कवरिंग एंशिएंट टेक्स्ट। वो मतलब डिस्कवरी करने लगे, खोजने लगे जो भी एंशिएंट टेक्स्ट था उसके बारे में, और अंडरस्टैंड करने लगे, उनकी मीनिंग क्या उसको ट्रांसलेट करने लगे, मेकिंग देयर फाइंडिंग टू अदर्स, मेकिंग देयर फाइंडिंग नोन टू अदर्स, और अपनी जो भी उनकी जानकारी थी दूसरों को बताने लगे। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट दे बिलीव वुड नॉट help the British learn from Indian culture, not only help them but it would also help in Indian rediscover their own heritage, understand the lost of knowledge of their past, the process of British would become the guardian of Indian culture as a master। तो उनका ही मानना था कि ऐसा करने से न सिर्फ जो है the learn Indian culture but it would also help not only in the British learn from Indian, ऐसा करने से न सिर्फ जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया के कल्चर के बारे में जान पाएंगे, बल्कि क्या होगा, It would also help the Indians to rediscover their own heritage। तो इंडियंस को ये मदद करेगा कि वो जो अपनी उनकी पुरानी हेरिटेज है, पुरानी सभ्यता है, पुरानी संस्कृति है, उसको रिडिस्कवर कर सकते हैं, जो भूल चुके हैं। तो ये लड़ाई वगैरह हुई व्हाटएवर, तो उसमें कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस था थोड़ा लूज हुआ, तो वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें,
फिर से वो सही करें, तो जब उनकी पुरानी चीज उनको पढ़ाई जाएगी, उनको समझ में आएगा कि हम कितने महान थे, हमारे मतलब पूर्वज, तो फिर कहीं ना कहीं वो फिर से रीडिस्कवर कर पाएंगे एंड अंडरस्टैंड द लॉस्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ देयर पास्ट। और ये भी समझ पाएंगे कि हमारी जो ग्लोरी पास्ट में थी, जो हमारी समृद्धि थी, जो हमें सोने की चिड़िया कहा जाती थी, वो ऐसा क्या होगा कि मतलब जो है हमारे साथ ऐसा होगा कि आज हम उस स्तर पे नहीं है, वी आर नॉट ऑन दैट लेवल। सो इन दिस प्रोसेस द ब्रिटिश वुड बिकम द गार्जियन ऑफ द इंडियन कल्चर एज वेल एज इट्स मास्टर। तो इस तरह से क्या होगा, ब्रिटिश को भी मदद मिलेगी कि इसको अच्छे से गवर्न करने में। वो जब ब्रिटिशर्स जान जाएंगे, ठीक है, और जब हिंदू मुस्लिम के किताबें वगैरह जान जाएंगे, तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि कैसे अच्छे से अच्छे इनको रूल कर सकते हैं और इनका गार्जियन भी बन सके, गार्जियन इनके गार्जियन भी बन जाए, उनके मास्टर भी बन जाए, ठीक है। क्योंकि आपको अगर रूल करना है तो आपको पहले गार्जियन बनना पड़ेगा, सदा नहीं का बस मास्टर ही मास्टर बनोगे। तो ये एक प्रकार से इनके अकॉर्डिंग ये जो थे दोनों, जोन्स और कोलब्रुक, इनके अकॉर्डिंग पढ़ने से बहुत कुछ फायदा होगा और ब्रिटिशर्स क्या कर पाएंगे, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे इंडियंस का, ठीक है। Influenced by the such ideas, many companies officials argued that the British want to promote Indian rather than Western learning. तो इस आइडिया से इन्फ्लुएंस होकर, प्रभावित होकर, बहुत जो ब्रिटिशर्स थे वो ये सोचते थे स्टैंड अप। सो इन्फ्लुएंस बाय सच आइडियाज, तो इन्हीं सब आइडियाज से, कौन सा आइडिया, ब्रिटिश, ताकि ब्रिटिश जो है क्या बन जाए, गार्जियन भी बन जाए और मास्टर भी बन जाए। जब वो इंडियन कल्चर और इंडियन ट्रेडिशन के बारे में जानेंगे, उसके पास्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो उनको भी मदद मिलेगी क्या करने पे, इंडिया को गवर्न करने में अच्छे से, और लोगों का विश्वास भी जीत पाएंगे। क्योंकि 1857 के बाद क्या देखा हमने कि उनकी तो पॉलिसी चेंज हो गई ब्रिटिशर्स की, अब वो विश्वास जीतना चालू कर दिया। अब उनको अगर, क्योंकि अब पता है कि बहुत सारा विद्रोह कर चुके हैं, बहुत ही है कहीं ना कहीं, तो अब उनको अगर यहाँ पर रूल करना था तो उनको विश्वास लोगों का जीतना था, है ना। अब विश्वास नहीं जीतते तो लोग तो विद्रोह करेंगे ही। तो इसकी वजह से क्या हुआ, तो यही आइडियाज है कि पढ़ना चाहिए। इन्फ्लुएंस बाय सच आइडियाज, मेनी कंपनी का ऑफिशियल, जो बहुत सारे कंपनी का ऑफिशियल थे, उनका भी ये आर्गुमेंट था, उनकी भी ये मानना था कि ब्रिटिश और टू प्रमोट इंडियन रेदर द वेस्टर्न लर्निंग। तो ब्रिटिश को इंडियन कल्चर को प्रमोट करना चाहिए रेदर देन वेस्टर्न लर्निंग के बजाय इंडियन कल्चर को, इंडियन स्टडी को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। They felt that the institution should be set up to encourage the study of ancient Indian text and teach Sanskrit and Persian literature and poetry, ठीक है। तो वो ऐसा मानते थे कि ऐसा इंस्टीट्यूशन सेटअप करना चाहिए जो इंकरेज कर सके कि एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट और संस्कृत और पर्शियन लिटरेचर और पोइट्री को पढ़ाया जा सके, ओके। The officials also thought that the Hindus and the Muslims the officials also thought that the Hindus and Muslims ought to be taught what they are already familiar with. तो ऑफिशियल जो थे उनका ये भी मानना था कि जो ऑलरेडी फेमिलियर थे हिंदू और मुस्लिम जिस चीज से, उनको वही चीज वापस से पढ़ाई जानी चाहिए। व्हाट दे वैल्यूड एंड ट्रेजर्ड, जिसको वो मानते थे, जिसकी वो रिस्पेक्ट करते थे, वो चीज उनको वापस से पढ़ाई जानी चाहिए। एंड नॉट सब्जेक्ट्स दैट वर अलाइन टू देम, और ऐसे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने चाहिए जो उनके लिए अलाइन हो, मतलब डिफरेंट हो, ओके। बल्कि उनको उन्हीं के सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, हिंदू मुस्लिम को उन्हीं के सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए जो जिसको मानते थे, जिसको जानते थे। Only then they believed could the British hope to win a place in the heart of natives. तो ऐसा वो मानने लगे कि इसी अगर ऐसा करेंगे तभी जो ब्रिटिशर्स थे वो नेटिव्स यानी इंडियंस के दिल में अपनी कुछ जगह बना पाएंगे, ओके। Only to win a place in the heart of natives. Only then could the Indian rules expect to be respected by their subjects. और अगर ऐसा करेंगे तो जो भी जनता है भारत की, वो तभी ब्रिटिशर्स का रिस्पेक्ट करेगी और अच्छे से उनके गवर्नमेंट में उनका सहयोग करेगी, ओके। विद दिस ऑब्जेक्ट इन व्यू, और इसी ऑब्जेक्ट से कि ऐसा हो, मदरसा वॉज सेटअप एट कलकत्ता, और कलकत्ता में एक मदरसा सेटअप किया गया, ठीक है। 1781 में मदरसा वॉज सेटअप एट कलकत्ता, ठीक है, ठीक है। यू नो मदरसा, ठीक है। टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरेबिक, जहां पे अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ को पढ़ाया जाए, इसलिए एक
मदरसा सेटअप किया गया 1781 में, कहाँ? कलकत्ता में, ठीक है। एंड द हिंदू कॉलेज वॉज स्टेब्लिश्ड एट बनारस, और बनारस में भी एक हिंदू कॉलेज खोला गया जिसको आज हम BHU के नाम से जानते हैं, ठीक है। वो कब खोला गया? 1791 में, ठीक है। 1791 में बनारस में भी एक हिंदू कॉलेज खोला गया। ये तो मदरसा था, मुस्लिम कॉलेज था, पर्शियन, और इसी तरह एक हिंदू कॉलेज बनारस में खोला गया 1791 में, टू इंकरेज द स्टडी ऑफ एंशिएंट संस्कृत, प्राचीन की जो भी संस्कृत थी और संस्कृति थी, संस्कृत लैंग्वेज था, उसके बारे में ताकि लोग पढ़े, और यूजफुल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, लोग एडमिनिस्ट्रेशन कंट्री का करने में ताकि वो मददगार साबित हो सके, ठीक है। तो मदरसा खोला गया 1781 में कलकत्ता में, और 1791 में BHU की स्थापना की गई बनारस में, ठीक है। हाँ बोलो। All officials said these views, many were very strong in their criticism of Orientalism, लेकिन सारे जितने ऑफिशियल थे सबके सब इस व्यू से मतलब सहमत नहीं थे, ओरिएंटलिज्म वाले व्यू से, या फिर इसकी ऐसा कि ये सब पढ़ाना चाहिए, हिंदू मुस्लिम के ही सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए। तो इससे जो स्कॉलर थे, जो ऑफिशियल्स थे ब्रिटिश के, वो क्या थे? एग्री नहीं थे। तो ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट, फ्रॉम द अर्ली 19th century many British officials began to criticize, और 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही बहुत सारे ब्रिटिश के जो ऑफिशियल्स थे वो क्रिटिसाइज करने लगे ओरिएंटलिज्म विजन को, कि ये जो ओरिएंटलिज्म विजन है कि आप उनको एशिया का ही लैंग्वेज पढ़ाएं, हिंदू मुस्लिम को वही उनकी जो है वही लैंग्वेज पढ़ाएं, ये मतलब दे वर नॉट थिंक दैट दिस इज राइट। सो दे सेड द नॉलेज ऑफ ईस्ट वाज फुल ऑफ एरर्स एंड अनसाइंटिफिक थॉट। उनका मानना था कि जो ईस्ट लोगों का नॉलेज है, मतलब इंडिया का, एशिया का, ये बिल्कुल गलतियों से भरा पड़ा है, पूरा गलतियों से भरा पड़ा है। सेड द नॉलेज ऑफ द ईस्ट वाज फुल ऑफ एरर्स एंड अनसाइंटिफिक थॉट, और बिल्कुल ये गैर वैज्ञानिक जो है पद्धति है, गैर वैज्ञानिक जो है शिक्षा है, ठीक है। जो पूर्वी शिक्षा है वो गैर वैज्ञानिक, गैर सिद्धांतिक शिक्षा है। क्रिस्टल लिटरेचर वॉज नॉन सीरियस, इतना तक नहीं उन्होंने कहा कि जो इनका जो लिटरेचर है वो सीरियस नहीं है, वो नॉन सीरियस है। वो जैसे कि अपने यहाँ के लिटरेचर जूलियस सीजर, और उसको बोलते थे ये बहुत बढ़िया है, सीरियस है, और हमारे यहाँ का जैसे कि लिटरेचर हो गया बोले नॉन सीरियस है। देखिए student was non serious and light hearted, बहुत light hearted है। So they argued that it was wrong on the part of British to spend so much effort in encouraging to study African language and literature। तो उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि ये सब गलत है, कि इनको जो है it was wrong on the part of British to spend so much effort। उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत है कि इतना ज्यादा प्रयास कर रहे हो आप इनको, ये इनका जो है ये सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, जो कि कोई फायदेमंद नहीं है। It is not benefited at all। So इनमें से जो पहले जो थे वो जेम्स मिल, जो इस बात को मान रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको ओरिएंटलिज्म नहीं मतलब फॉलो करना चाहिए, तो उसमें पहले नाम किसका आया? जेम्स मिल। जेम्स मिल का नाम पहले भी सुन चुके हैं है ना। तो ये टोटल विरोधी थे। तो जेम्स मिल वॉज वन ऑफ दोज हु अटैक द ओरिएंटलिज्म। तो जेम्स मिल थे, उन्होंने बिल्कुल ओरिएंटलिज्म को अटैक किया। वो कहने लगे कि कोई जरूरत नहीं, इनको जो है वही इनकी हिंदू और मुस्लिम के वही संस्कृत और जो है पर्शियन और ये संस्कृत और इंडिया हिंदी ये सब सिखाया जाए। The Britishers' effort, he declared, should not be to teach what the native wanted or what they respected। तो उनका ये मानना था कि ब्रिटिश इस बात पे प्रयास बिल्कुल न करे कि इंडिया क्या चाहती है या क्या उनको चाहिए, उससे मतलब नहीं है। In order to please them, मतलब सिर्फ उनको इसलिए ना पढ़ाया जाए कि वो उसको पढ़ने से खुशी होते हैं, ये सब उनको नहीं पढ़ाना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? जो एंड बीन अ प्लेस ऑफ, इसलिए भी नहीं पढ़ाना चाहिए कि आपको बस उनके दिल में जगह चाहिए, इसलिए आप उनको ये सब चीजें पढ़ाएं। द एम ऑफ एजुकेशन ought to be teach what was useful and practical। उन्होंने कहा कि जो शिक्षा का सही मायनों में जो उद्देश्य है वो यह है कि वो चीज पढ़ाई जाए जो वास्तव में यूजफुल हो, लोगों की जरूरत की हो और प्रैक्टिकल हो, ठीक है। जेम्स मिल ने एक बात कही कि ऐसी चीज पढ़ाइए
कि जो यूजफुल हो, जरूरत की हो और प्रैक्टिकल हो, चाहे वही घिसे पिटा वही पोएट्री, ड्रामा और जो है उनका साहित्य, ये वो, है ना। अभी की चीजें पढ़ाइए, प्रैक्टिकल चीजें पढ़ाइए जो यूजफुल हो, जो काम आ सके। आर्ट, ट्रेड, कॉमर्स पढ़ाइए, जिससे वो कम से कम कैलकुलेशन करना सीखे और रोजगार को कैसे मैनेज करेंगे ये सब सीखें। उनको मशीन्स के बारे में पढ़ाइए। ओके, सो इंडियंस शुड बी मेड फेमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस। तो इंडियंस को साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसेस से उनको रूबरू कराना चाहिए, उनको फेमिलियर कराना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है। आप वही पुराने जो है सिस्टम पे चल रहे हो, जो भी इन्वेंशंस हो रहे हैं उनको देखिए, नई टेक्नोलॉजी को सीखिए, है ना। दैट द वेस्ट हैड मेड, जो वेस्ट ने किया है वो आप भी मतलब करिए। रेदर देन द पोइट्री एंड सैक्रेड लिटरेचर ऑफ द ओरिएंट, इसके बजाय कि आप जो है वही पोइट्री पढ़ें और सैक्रेड पवित्र साहित्य पढ़ते रहे भारत में। बाय द 1830 द अटैक ऑफ ओरिएंटलिज्म बिकम शार्पर, और इसी तरह बढ़ते गए 1830 में क्या हुआ, ये और शार्पर हो गया, मतलब ओरिएंटलिज्म पे अटैक और ज्यादा होने लगा, और लोग आएंगे बोले कि नहीं सही बात है, बिल्कुल ओरिएंटलिज्म नहीं करना चाहिए। ओरिएंटलिज्म बिकम द शार्पर, वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन एंड इन्फ्लुएंशियल सच क्रिटिक्स ऑफ द टाइम वाज थॉमस बेबिंगटन मैकले। तो उन्हीं में से एक जो थे, उनका नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकले। उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल सही बात है, ये जो है जेम्स मिल सही कह रहे हैं और ऐसे ही करना चाहिए। तो ही सॉ द इंडियन एज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री, उसने कहा कि वो देखते थे इंडिया को कि बहुत ही अनसिविलाइज्ड कंट्री है, यहाँ कोई सिविलाइजेशन ही नहीं हुआ, कोई विकास ही नहीं हुआ, ऐसा मैकले साहब ने कहा। नो ब्रांचेस ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम कुड बी कंपेयर टू व्हाट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस्ड। उन्होंने कहा कि जो भी पश्चिमी सभ्यता या पश्चिमी जो वेस्टर्न जो नॉलेज है उसका इस ईस्टर्न नॉलेज से कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। हम महान हैं, मतलब वो अपने को पश्चिमी सभ्यता को क्या महान बताते थे, ये खासकर मैकले ने। Who could deny what England had produced? Who could deny declared Macaulay that, कौन भूल सकता है कि मैकले a single self of good European library was worth whole native literature of Indian, क्या हुआ ये? Who could deny declared Macaulay that European library was worth the whole native literature of the Indian and Arabia? जाओ, मैकले ने यहाँ तक कह दिया कि अगर एक जो है जो यूरोपियन लाइब्रेरी है उसका एक सेल्फ समझते हैं, सिर्फ एक अलमारी, एक सेल्फ, तो एक सेल्फ काफी होता है, इनमें इतना नॉलेज है जितना ये पूरा ईस्टर्न में पूरा अगर एक लाइब्रेरी भर दी जाए इस ईस्टर्न वालों की किताबों की, उससे ज्यादा नॉलेज वेस्टर्न के एक मतलब सेल्फ में है। मतलब 10-20 बुकों में इतना नॉलेज है जितना उनके पूरे बुकों में। ऐसी सी बातें कही किसने, मैकले ने। So he argued that the British government in India stopped wasting public money in promoting Oriental learning for it was. So मैकले ने ये भी आर्ग्यू किया, ये भी बोला कि the British government in India stopped wasting public money. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी जो पब्लिक की जो भी मनी है उसको वेस्ट करना बंद कर देना चाहिए। इन प्रमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग फॉर इट वाज नो प्रैक्टिकल यूज। उन्होंने बोला कि जो ओरिएंटल लर्निंग है उसमें जो पैसा बर्बाद कर रहे हैं, जो दे आर वेस्टिंग द मनी, दे शुड स्टॉप डूइंग दिस, इसको बंद कर दें। और क्योंकि कोई प्रैक्टिकल इसका यूज नहीं है कोई, तो विद द ग्रेट एनर्जी एंड पैशन, और इसी ग्रेट एनर्जी और पैशन के साथ मैकले emphasizes the need to teach English language, और इसी के साथ मैकले ने यह भी कहा, इसी एनर्जी के साथ इंडियंस को अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए। तो ही emphasizes the need to teach the English language, तो उन्होंने इस पे बल दिया, इन्होंने उस पे फोकस किया कि इंडियंस को क्या पढ़ाना चाहिए, इंग्लिश पढ़ाना चाहिए। Indians should teach the English language. He felt that the knowledge of English could allow Indians to read some of the finest literature of the world had produced. उन्होंने कहा कि इंडियंस अगर इंग्लिश पढ़ ले जाएंगे, if they were able to read the English, they were able to understand the English, वो दुनिया की सबसे अच्छी क्या चीज पढ़ लेंगे, जो भी फाइनेस्ट लिटरेचर है उसको पढ़ के समझ सकते हैं। कि टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर द वर्ल्ड हैड प्रोड्यूस्ड, जो भी दुनिया की सबसे फाइनेस्ट लिटरेचर जो अभी बनी है उसको अगर वो इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे तो वो पढ़ करके समझ सकते हैं। और
इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी, और इससे वो क्या कर सकेंगे, इससे अवेयर हो जाएंगे डेवलपमेंट ऑफ कैसे वेस्टर्न का कैसे डेवलपमेंट हुआ। English would allow Indians to read some of the finest literature. It would make them aware of the development in Western science and philosophy, और इससे उनको अवेयर हो जाएंगे किस चीज के लिए, डेवलपमेंट इन वेस्टर्न, जो वेस्टर्न में जो डेवलपमेंट हुआ, जो साइंस का विकास हुआ, जो फिलोसफी का विकास हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में भी वो अवेयर हो जाए। कुल मिलाकर के वो अपनी वेस्टर्न एजुकेशन थोपना चाहते थे, कुल मिलाकर के मैकले। The teaching of English could thus be a way of civilizing people। तो इससे क्या होगा, इस तरह से कुल मिला के कहा जा सकता है कि अगर वो इंग्लिश पढ़ेंगे तो वो सिविलाइज हो जाएंगे। मैकले ने ये कहा कि जो सिविलाइज इंडियंस नहीं है वो इनको इंग्लिश अगर पढ़ा दिया जाएगा क्या हो जाएंगे, सिविलाइज हो जाएंगे। चेंजिंग देयर टेस्ट, वैल्यूज एंड कल्चर, और उससे उनका वैल्यूज, टेस्ट और कल्चर बदलेगा। कुल मिलाकर के वो चाहते थे कि पूरी की पूरी वो जो भी इंग्लिश ब्रिटिश में जो भी चीजें पढ़ाई जाती है वो वही चीज पढ़े। जब वो वही चीज पढ़ेंगे तो फिर वो क्या हो जाएंगे, लॉयल हो जाएंगे। भाई जब वही चीज आप पढ़ोगे तो आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति लॉयल हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे, आप भी वही रहे हो और लोग भी वही रूल कर रहे हैं। तो पूरा ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे इंडिया को कि भैया हमारे जैसे ही रह जाओ, पर इट वॉज नॉट अ राइट थिंग कि जब तक आदमी जो है अपने देश की संस्कृति सभ्यता को जीवित रखता है तभी तक वो अपनी स्वतंत्रता को मेंटेन कर सकता है। मतलब इट शुड बी, आपको अपनी मूल संस्कृति सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए कभी भी। वेस्टर्न सिविलाइजेशन या दूसरे के एजुकेशन को करके अपना नहीं भूलना चाहिए। यू शुड अपना रिमेंबर करना, यू शुड ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट टू योर ओन ट्रेडिशन, कल्चर, वैल्यूज एंड हेरिटेज। ठीक है, क्योंकि आपकी संस्कृति सभ्यता है उसका हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसको महत्व देना चाहिए। ठीक है, should not like that you should give more importance to English rather than Hindi. First you should give importance to Hindi, Sanskrit, then after that if you know these things then you can come up with these languages and learn. Okay, ठीक है। तो आपको कभी भी प्रेफर नहीं करना चाहिए अदर चीज को हिंदी और संस्कृत के ऊपर। ठीक है, पहले आपकी ड्यूटी है कि अपने जो भी आपका नेटिव लैंग्वेज है, जो भी आपकी मातृभाषा है, जो भी आपका संस्कृति है, जो भी सभ्यता है, पहले उसको जाने, उसको समझे। ये नहीं कि सीधे जो भी वेस्टर्न एजुकेशन है, सिविलाइजेशन है, उसको फॉलो करने लगे, है ना। तो वी हैव टू डू दिस थिंग्स। सो फॉलोइंग मैकलेस मिनट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब इतने पे नहीं रुके मैकले, इतना ऐसे विचार देने के बाद यहाँ पे नहीं रुके, आगे उन्होंने क्या किया, एक एक्ट ही ला दिया 1835 का। Following the Macle's minute, the England English Education Act of 1835 was introduced. So English Education Act लाया गया 1835 का, 1835 का। उसमें क्या था, the decision was to make the English and the medium of the instruction of higher education and to stop the promotion of oriental institutions like Calcutta, Madras, Banaras, Sanskrit College, like that. तो ये जो एक्ट लाया गया उसमें साफ साफ कह दिया गया कि इंग्लिश को हायर एजुकेशन के लिए मीडियम बनाया जाए। सो द मीडियम शुड बी इंग्लिश फॉर गिविंग हायर एजुकेशन इन इंडिया। स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन, और जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन का प्रमोशन उसको क्या किया जाए, स्टॉप किया जाए, रोका जाए। ओके, स्टॉप किया जाए, रोका जाए। लाइक जो कि मदरसा, जो कलकत्ता मदरसा हो गया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो हुई थी, इन सब चीजों को इनको स्टॉप किया जाए। सो दीज इंस्टीट्यूशंस वर सीन एज अ टेम्पल ऑफ डार्कनेस। तो मैकले ने यहाँ तक कहा कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये टेम्पल ऑफ डार्कनेस है। मतलब टेम्पल तो है लेकिन ये डार्कनेस की का टेम्पल है। मतलब यहाँ पे कोई ज्ञान की बातें नहीं है, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। तो इतनी बेकार बातें, इतनी मतलब उन्होंने मैकले ने कही कि जो ये क्या है, ये टेम्पल ऑफ डार्कनेस। That were falling of themselves Indian English textbooks now began to produce for schools। उन्होंने कहा कि अब स्कूलों के लिए क्या किया जाए, इंडियन टेक्स्ट बुक बनाई जाए। एजुकेशन फॉर कॉमर्स, अब देखते हैं कॉमर्स की एजुकेशन कैसे को इंट्रोड्यूस करने का उनका क्या प्रयास था, कैसे किया। So in 1854 the court of directors of East India Company in London sent an education dispatch to
गवर्नर जनरल इन इंडिया। तो 1854 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक जो है एजुकेशन जनरल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में एक एजुकेशन के लिए एक मतलब पॉलिसी भेजी, इश्यूड बाय चार्ल्स वुड, जिसको चार्ल्स वुड ने किसको क्या किया था, इशू किया था, इशूड बाय चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड ने एक एजुकेशन पॉलिसी इशू की थी, उसको 1854 में इंडिया पे issued by Charles Wood, the president of board of control of the company. It had come to known as the Woods Dispatch. इसको क्या कहा गया, वुड्स डिस्पैच। वुड्स ने कुछ एजुकेशन डिस्पैच किया इंडिया में, जिसको वुड्स डिस्पैच कहा गया। Outlining the education policy that was to be followed in India, it emphasizes once again the practical benefit of system of European learning as opposed to Orientalism. फिर से ये एक प्रकार से ये ओरिएंटलिज्म के अगेंस्ट में था और प्रैक्टिकल लर्निंग को प्रमोट करता हुआ एक मतलब पॉलिसी उन्होंने दी। किसने, वुड्स ने, चार्ल्स वुड, जिसको वुड्स डिस्पैच के नाम से कहा गया, जाना गया। वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ डिस्पैच पॉइंटेड टू बी विद इकोनॉमिक, और इनका प्रैक्टिकल यूजेस किसमें बताया गया, इकोनॉमिक्स में, कि लोग को इकोनॉमिक्स के बारे में जाने, है ना। European learning, it said, it would enable the Indians to recognize the advantage that flow from expansion of trade and commerce to make them see the importance of developing the resources of country. तो उन्होंने बोला कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा है उसमें तो पैसा कैसे जनरेट हो रहा है, मनी कहाँ से फ्लो हो रही है, क्या कैसे, तो ये सब के बारे में भी इंडियंस जाने, इसीलिए उन्होंने ये स्टडी को प्रमोट किया। And to make them as an important developing resources of the country, introducing them to Europe ways of life what would change their taste and desire to create demand of British goods, but they would begin to appreciate buying things that were produced by Europe. तो इस तरह से वो क्या करने लगी, चीजों को खरीदना और बेचना, इसमें मतलब वो सीखे और अच्छे से सब ट्रेड और कॉमर्स में एक्सपर्ट बने। ओके, Woods dispatch was argued that the European learnings would improve the moral character of Indians. Woods ने यह भी कहा कि जो यूरोपियन की लर्निंग होगी वो इंडियन के मोरल कैरेक्टर को इम्प्रूव करेगा, उनकी नैतिक जो चरित्र को जो है क्या करेगा, सुदृढ़ करेगा, मतलब अच्छा बनाएगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, यू नो, मोरल कैरेक्टर। तो उन्होंने ये भी कहा कि मोरल कैरेक्टर को बिल्ड करेगा, ये क्या, यूरोपियन लर्निंग। तो ये देख सकते हैं कितनी बड़ी साजिश थी, किस तरह का मतलब मोरल एजुकेशन, उनकी एजुकेशन हमें मोरल देगी। तो देखिए ये सो इट वुड मेक देम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, और ये उनको, ये जब आप यूरोपियन लैंग्वेज वो पढ़ेंगे या सिस्टम लेंगे तो उनको ट्रूथफुल बनाएगा और ऑनेस्ट बनाएगा, ईमानदार और सच्चाई से भरा हुआ। And thus supply the company with civil servant who could be trusted and dependent upon. तो इस तरह से जो कंपनी को, जब वो इतने ईमानदार हो जाएंगे, इतने ट्रस्टेड हो जाएंगे, ट्रस्टवर्दी हो जाएंगे, तो जो कंपनी में जो भी जो सिपाही थे, मिलिट्री मैन थे, वो ईमानदार होंगे। 1857 की क्रांति में हमने क्या देखा, टिप्पणी वॉर में रिबेल कर दिए थे, ये सिपाही लोग क्या किए थे, रिबेल कर दिए थे, विद्रोह कर दिए थे। तो यही कह रहे थे कि अगर इनको हम ये शिक्षा देंगे, यूरोपियन शिक्षा देंगे, तो ये ईमानदार बनेंगे, है ना, बिल्कुल हमारे प्रति ईमानदार बनेंगे और विरोध नहीं करेंगे। जाओ, Then the supply company with a civil servant who could trusted and dependent upon. ऐसे सिविल सर्वेंट मिलेंगे जो कि विश्वसनीय हो, है ना। The literature was of the East was not only full of grave errors. उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये ग्रेव एरर है, मतलब कब्र ऐसी बिल्कुल बेकार है। It could also not instill in people a sense of duty and commitment to work, nor could it could be develop the skill required for decision. और ये एजुकेशन से उनको कोई भी स्किल नहीं मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आप कैसे चलाओगे सरकार को, इसकी कोई भी स्किल, कोई भी नॉलेज ईस्टर्न एजुकेशन से इंडियंस को नहीं मिल सकती। सिर्फ उनको तभी मिलेगी जब वो वेस्टर्न एजुकेशन, यूरोपियन एजुकेशन को फॉलो करेंगे तो। सो फॉलोइंग 1854, और इसी को फॉलो करते हुए डिस्पैच सेवरल मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश एजुकेशन डिपार्टमेंट, द गवर्नमेंट वर सेटअप टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर द मैटर रिगार्डिंग एजुकेशन। और इसी को फॉलो करते हुए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। स्टेप्स वर टेकन टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम इन यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन 1857 बाय द सिपोइस रिवोल्ट। वही बात कही गई
कि जो है सिपाही ने क्या किया, 1857 में रिवोल्ट किया और यही सबको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये सब attempt were also made to bring about the changes within the school system। तो जो इंडियन जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम था उसको भी बदलने की जो है चेष्टा की गई, कोशिश की गई, प्रयास किया गया, अटेम्प्ट किया गया। ठीक है, उन्होंने पूरा अब सोचा कि स्कूल स्तर को ही पूरा बदल दिया जाए, क्योंकि पहले हमारे टाइम स्कूल मतलब हमारे टाइम पहले जब पूर्वजों के टाइम, जब पहले जो एजुकेशन सिस्टम थी इंडिया की कैसी थी, गुरुकुल सिस्टम था, है ना। पहले क्या था, गुरुकुल सिस्टम था। उसमें क्या होते थे, गुरु होते थे और वो बच्चों को पढ़ाते थे बैठा के, लेकिन उसमें क्या था कि कोई लेवल नहीं डिसाइड होता था। जैसे कि मान लो 5th क्लास का बच्चा हो, 3rd क्लास का बच्चा हो, 4th क्लास का बच्चा हो, वो क्या होता था एक ही रूप में पढ़ते थे, एक ही जगह बैठ के पढ़ाते थे। उनके ये नहीं था कि भाई 4th क्लास की क्लास लगेगी। एक गुरु होता था, सबको इकट्ठा बैठा के पढ़ाता था, सबके अलग अलग लेवल को समझता था कि ये 4th का बच्चा है, ये 3rd का है, 4th का, सबको उसके क्या क्या डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग सबको एक साथ पढ़ाता था। ऐसा सिस्टम था। ब्रिटिशर का कहना था ये सिस्टम गलत है, हमें अलग अलग क्लासेस बनानी चाहिए, हर क्लास की अलग अलग क्लास, वहाँ पे अलग अलग लेवल के बच्चों को अलग अलग पढ़ाना चाहिए, क्लासेस रेगुलर होना चाहिए। गुरुकुल सिस्टम में एक समस्या ये थी कि क्लासेस रेगुलर नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि जो गरीब लोग थे, जो गरीबों के बच्चे थे, जैसे कि उनके माँ बाप किसान थे, तो उनको क्या है कि जब हार्वेस्ट का टाइम होता था, जब फसल कटाई का टाइम आता था, तब उनको जाना पड़ता था माँ बाप की मदद करने के लिए, तो उस समय क्लासेस वो नहीं लेते थे, तो उस समय उनकी क्या एजुकेशन जो है गैप हो जाता था, समझ रहे हो। तो लाइक दैट, सो ये इस तरह का पॉलिसी था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये जो है दे आर नॉट रेगुलर नहीं है, ये बच्चे पढ़ते नहीं है, मतलब ये डिसिप्लिन है, रेगुलर स्कूल नहीं आते, तो मतलब ऐसे बच्चों को नहीं वो करना चाहिए। और उन्होंने फीस भी डिसाइड की ब्रिटिशर ने कि हर बच्चों के लिए एक फीस होगी, मतलब वो सबको देना होगा, चाहे गरीब हो चाहे अमीर। लेकिन इंडिया में क्या होता था पहले गुरुकुल में कि जो अमीर बच्चे रहते थे वो तो उनसे तो पैसा लेते थे, गरीबों से पैसा नहीं लेते थे, बल्कि उनको छुट्टी भी देते थे जब हार्वेस्ट का टाइम आता था, फसल कटाई का। तो ये सब सिस्टम था। तो कहाँ थे हम लोग?